हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड किया होगा। उसमें करीब 25 क्वेश्चंस हैं, आप उसको अटेम्प्ट करें और आपको जितने भी स्कोर्स मिल रहे हैं उसे आप कमेंट में शामिल करें और उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करें और तब आप इसके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन को देखें। इससे ये होगा कि आपको गेस करने में भी समझ में आएगा और यदि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं तो अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप देखेंगे कि आप कितना अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ऑनेस्टली उन 25 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, अपने स्कोर कमेंट्स में लिखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो मैं डॉक्टर सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के एमसीक्यू सीरीज़ में और ये पार्ट 2 है। तो होप जो भी ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और श्योरली आप अपने मार्क्स कमेंट्स में ज़रूर शामिल करिए ताकि हमें पता चले कि आप सभी की तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ओके, और हमें भी एक बूस्टअप मिलता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नोमैडिक कम्युनिटी मीन्स ऐसी कम्युनिटी जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है, घूमती फिरती रहती है। ओके, भ्रमणशील है। तो ट्राइब से और नोमैडिक कम्युनिटी से एक दो क्वेश्चंस तो हर साल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो वो हिस्सा आप ज़रूर कवर करिएगा। और इसमें ऑप्शंस हैं भोटिया, गद्दी शेपर्ड्स, शेरपास, गुज्जर, बकरवाल्स। तो इसका सही आंसर जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो है गुज्जर बकरवाल्स। बकरवाल से आप याद रखेंगे कि ये गोट और शीप को पालने वाले लोग हैं और वो पैस्चर्स चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ठीक है, गुज्जर बकरवाल। अगर ऑप्शन में से बकरवाल भी हो तो भी आप सही टिक लगाएंगे। ठीक है, भोटिया जो है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भोटिया जो है वो अपर हिमालय या फिर उत्तराखंड के एरिया में पाई जाने वाली जनजातीय समुदाय है। गद्दी शेपर्ड जो है ये भी एक नोमैडिक कम्युनिटी है और ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, गद्दी। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है कि जो गद्दी शेपर्ड्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के भारमौर। ओके, भारमौर एक रीजन है, उस एरिया में ये गद्दी शेपर्ड्स ज़्यादा मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक सो कि भारमौर जो रीजन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो गद्दी शेपर्ड से रिलेटेड है और ये एरिया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शेरपास आपको पता है कि अपर हिमालय और नेपाल का एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है शेरपास। नेपाल के बहुत सारे लोगों के टाइटल में भी शेरपास होता है, तो आप उससे कनेक्ट करेंगे। और गुजर बकरवाल्स तो जम्मू एंड कश्मीर के कम्युनिटी के नाम है। ओके, देन कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, द वेरी फेमस पश्मीना वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूनिक ब्रीड ऑफ गोट्स। ठीक है, आपको पता है जो पश्मीना वुल निकालते हैं वो एक पार्टिकुलर स्पीशीज़, एक पार्टिकुलर ब्रीड है गोट्स का और वो है चंगथांगी गोट या फिर पश्मीना गोट। ओके, और ये लद्दाख रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस प्रकार के ब्रीड की रियरिंग करती है, उसका पालन करती है, तो वो है चंगपास। ओके, चंगपास जो ट्राइबल कम्युनिटी है लद्दाख में। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन से मैंने दिए हैं, चंगपास, बोटो, बाल्टी, मोन, ये सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये सब लद्दाख से रिलेटेड है। ओके, तो इस हिसाब से आपको 4 और भी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। और जो चंगपास है वो चंगतांगी गोट या पश्मीना गोट का पालन करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग द पश्मीना वुल। ओके, और एक और चीज़ है रोबू। तो रोबू ये उनके एक टेंट का नाम होता है, वो जो टेंट बनाते हैं उसका नाम है रोबू और वो एक ऑक्टागोनल शेप का होता है। ठीक है, और ये जो चंगपास है वो भी नोमैडिक कम्युनिटी है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह चारागाह की तलाश में घूमते हैं। ओके, these are very famous tribal community in the region of Ladakh, Changpas. Okay, so this is the image of Robu, the tent. Okay, then comes the which of the following is the largest tribal group in India as per census 2011. Important question. 2011 सेंसस के हिसाब से कौन सी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो वो है भील। और जो भील है वो राजस्थान और गुजरात में बहुत मेजोरिटी में पाई जाती है। जो गोंड है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उस बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं गोंड। संथाल अगेन आपको पता है झारखंड में इनकी बहुलता है। और थारू जो है वो उत्तर प्रदेश के हिली एरिया में और हमारे बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, यानी कि जो वेस्ट चंपारण का हिस्सा है, ओके, जो नेपाल की तराई वाली हिस्सा है एक्चुअली, उसमें थारू जनजाति की बहुलता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज भील। ओके, फॉर द थर्ड क्वेश्चन। देन कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री माओरी ट्राइब्स आर फाउंड, तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड। ट्राइब से रिलेटेड या तो वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंडिया के लेवल पे एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप वर्ल्ड में भी जितने भी फेमस ट्राइब्स हैं किस किस हिस्से में पाए जाते हैं, बेसिकली अफ्रीका और एशिया, इन देशों के जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनको एक बारी आप क्लियर कर लेंगे। ओके, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो उसको भी सही करना है। देन कम्स द नाइपर रिवर इज अ फेमस रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इसका आंसर है यूक्रेन। ओके, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि अगर करंट अफेयर पे बेस अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ दिए जाए तो वो भी आप समझेंगे कि नाइपर जो रिवर है यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और काफ़ी फेमस रिवर है। ओके, देन कम्स व्हेन द यूएसएसआर वाज एस्टैब्लिश्ड इट वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी रिपब्लिक्स, तो इसका आंसर है 15। ये 15 देशों से मिलके बना हुआ था ये यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और यहाँ पे जो 15 नेशंस थे उनके नाम मेंशन किए हुए हैं, उसमें यूक्रेन भी एक था। ओके, देन कम्स द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, तो उसका आंसर है ग्रीनलैंड। ओके, सो द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है, तो वो है किंगडम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के अधीन है। देन यहाँ पे मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी लार्जेस्ट आइलैंड है, करीब 6 आइलैंड्स के नाम हैं, तो उसमें से बड़े से छोटे क्रम में गए हुए हैं, तो उसका मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो एक 2018 के बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। ठीक है, इसमें ग्रीनलैंड नहीं दिया हुआ है, पर चूंकि क्वेश्चन से फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा बड़ा है आइलैंड, तो इसका आंसर क्या होगा, बोर्नियो। अगर आपको ये क्रम याद है तो आप बोर्नियो आसानी से लगाएंगे। ओके, अगर पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड के लेवल पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो आप ग्रीनलैंड लगाएंगे। पर अगर ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो आप ऑप्शंस को क्लियरली देखेंगे और फिर उसमें समझ के लगाएंगे कि कौन सा बड़ा आइलैंड है। तो उसके लिए आपको ये क्रम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन कम्स द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटॉल आइलैंड। अब अटॉल आइलैंड जो है वो भी कोरल रीफ से रिलेटेड होता है, पर कोरल रीफ से अलग इसलिए ये माना जाता है क्योंकि इसका शेप अलग है। ये एक सर्कुलर रिंग शेप में इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, यदि कोरल रीफ जो है वह सर्कुलर शेप में पाए जा रहे हैं तो उनको हम अटॉल बोलते हैं। ओके, तो उसके पीछे बहुत सारी थियरीज है वो कैसे फॉर्म होते हैं, आप उतना डेप्थ में ना जाएं, आप इतना पता लगाएं कि जो भी कोरल रीफ हैं अगर वो सर्कुलर शेप में है, रिंग शेप में है, तो उनको हम अटॉल बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से पूछ रहा है कि कौन सा अटॉल आइलैंड का एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर होगा हमारा लक्षद्वीप। ओके, अब ये भी आप समझें कि हमारे भारत में जो भी मेजर कोरल रीफ्स के रीजन है, जितने भी एरिया हैं, वो क्या क्या है, तो वो है पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। यानी कि 2 आइलैंड्स हो गए हमारे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ और पाक बे। तो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीचों बीच है, और गल्फ ऑफ कच्छ तो आपको पता है कि गुजरात के वेस्टर्न भाग वाला हिस्सा। इन सारे एरिया में कोरल रीफ पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन बना था बीपीएससी में कि कुछ 4 ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें पूछा था कि किस एरिया में कोरल रीफ नहीं पाया जाता है, प्रवाल भित्ति नहीं मिलती है, तो उसका आंसर क्या होता, गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, गल्फ ऑफ कैम्बे में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ नहीं पाई जाती है। ओके, बाकी ये 3 जो ऑप्शंस हैं और इसके अलावा पाक बे और गल्फ ऑफ कच्छ, इन सभी में कोरल भित्ति प्रवाल भित्ति और कोरल रीफ पाए जाते हैं। ओके, और लक्षद्वीप है वो है एक एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ अटॉल आइलैंड्स। क्लियर, आप शेप भी देखेंगे लक्षद्वीप का तो थोड़ा सर्कुलर, थोड़ा गोलनुमा टाइप है। ओके, अगर मैप आप ईजिली समझते हैं, देखते हैं,
उसका परसेप्शन आपके माइंड में है तो बहुत सारी चीज़ें तो आप यूं ही लॉजिक से ही लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो ये एक मैप था कि कहाँ कहाँ कोरल रीफ्स की लोकेशन है भारत में। तो गल्फ ऑफ कच्छ, ओके, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, इधर हमारा पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार का हिस्सा हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। ओके, तो ये लोकेशन आप याद रखेंगे। देन कम्स द विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स कंस्टिट्यूटिंग बाल्टिक नेशंस। ओके, अब वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि कुछ नेशंस को कंबाइन करके पार्टिकुलर नेम भी दिया गया है, जैसे बाल्टिक नेशंस हो गए, बाल्कन नेशंस हो गए, नॉर्डिक नेशंस हो गए। ओके, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि कौन से देशों का ग्रुप है जिनको बाल्टिक नेशन के नाम से ना जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा इस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। सही आंसर है ये। अब धीरे धीरे बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ लें। तो जो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड जो है, इसको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, क्योंकि इसमें नॉर्वे भी है तो आप उससे याद रखेंगे कि ये सारे जो 5 देशों का जो ग्रुप है वो नॉर्डिक कंट्रीज है। नॉर्डिक का अर्थ ये होता है कि सबसे ऊपर में सिचुएटेड। तो हम आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये कंट्रीज बहुत टॉप में है, नॉर्दर्न हिस्से में है, तो इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बेलारूस, रशिया, यूक्रेन एंड पोलैंड। तो इन कंट्रीज के ग्रुप को स्लेविक नेशन बोलते हैं। ओके, स्लेविक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एथनो लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटी है, स्लेव जिसको बोलते हैं, उनकी बहुलता ज़्यादा है। ठीक है, तो स्लेविक कंट्रीज़ में भी बहुत सारे डिवीजन है, ईस्ट वेस्ट, तो उतना ना जाए। रशिया से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ थे यूएसएसआर में, जितने भी संघ थे, उसमें से कुछ कंट्रीज़ को मिला के स्लेविक नेशन का नाम दिया गया। ओके, अब आता है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। ये जो सी ऑप्शंस के कंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं बाल्कन नेशंस। ओके, अब इस मैप से आप देखें कि जितने भी कंट्रीज के मैंने नाम दिए हैं सी ऑप्शन में, वो सारे इस यूरोप में सिचुएटेड हैं। इनको बाल्कन नेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बाल्कन माउंटेन है जो इससे होके गुजरता है, या फिर ये कंट्रीज उससे सटे हुए हैं। बाल्कन माउंटेन के समीप वाले ये सारे देश हैं, इसलिए इनको बाल्कन माउंटेन के नाम, बाल्कन नेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, तो ये तो हो गए हमारे बाल्टिक नेशंस। उनको बाल्टिक नेशन इसलिए बोलते हैं, ये 3 जो कंट्रीज है हमारे, ये 3 जो कंट्रीज है, इनको बाल्टिक नेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी से सटे हुए हैं। ओके, और तो ये था कि कुछ कुछ जो नेशंस है उनको ग्रुप करके नाम दिया गया है, ये भी एक जानकारी है। देन कम्स द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, तो आप देखेंगे कि इन सारे कंट्रीज में जापान जो है इसका सही आंसर है, और इससे पूछ रहा है विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मीन्स इसका जो बॉर्डर है वो किसी देश से शेयर नहीं हो रहा होगा। ओके, और ये काफ़ी बड़ा होगा उस सेंस में, तो उस सेंस में जापान सबसे बड़ा है। ओके, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये किसी ना किसी देश से बॉर्डर नहीं कनेक्ट करते हैं, पर इन सारे ऑप्शंस में जापान जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, पर एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, विदाउट बॉर्डर। ओके, और आपको तो पता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एरिया के हिसाब से, वो है हमारा रशिया। ओके, तो लार्जेस्ट कंट्रीज़ के हिसाब से भी आप कम से कम 5 देशों के नाम पढ़ लेंगे। ओके, कि बड़े से छोटे क्रम में कम से कम 5-6 नेशंस को आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि एरिया के हिसाब से कौन सी कंट्री बड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ओके, ये 3 नदियां हैं, वो किस नदी की सहायक नदियां हैं, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नन और मोर। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा जो नदियां हैं वो
कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, और कृष्णा नदी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए नन ऑफ द अबव होगा इसका सही उत्तर। तो जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी सहायक नदियां वो ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, सबकी जानकारी भी आप रखेंगे। तो जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उसमें सिर्फ ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती, वो सिर्फ वही दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो ये जितने भी 4 ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ ताप्ती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि अरेबियन सी में जाके मिलेगी, बाकी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है। देन कम्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इज। तो सैफरन जो केसर है वो बीपीएससी का बहुत ही पसंदीदा एक एरिया है। ठीक है, तो सैफरन यानी केसर वर्ल्ड लेवल पे ईरान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका जम्मू एंड कश्मीर रीजन में होता है। और उसके लिए एक स्पेसिफिक मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसको हम करेवा सोइल भी बोलते हैं। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर में जाफरान किस्म की जो केसर की खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ज़ाफ़रान है एक किस्म जो कि सैफरन का है, और उसका उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द स्टेट खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। और एक और एग्जाम्पल है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो ये दो क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट, ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली ही रामसर साइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए। तो रामसर साइट आपको पता ही है कि वेटलैंड के संरक्षण के दृष्टिकोण से कुछ एरिया को हम रामसर साइट में इंक्लूड करते हैं ताकि उनका जो संरक्षण और प्रोटेक्शन हो ज़्यादा अच्छे से हो। ठीक है, और तो इसमें ये दो इंक्लूड हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खिजाड़िया है, खिजाड़िया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो उसका आंसर है गुजरात में। ओके, और जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है यूपी में। तो अभी टोटल इनके इंक्लूशन के बाद हमारे भारत में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स डे जो है वो 2 फरवरी को मनाते हैं, और ईरानियन सिटी था रामसर। तो रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है सिचुएटेड। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स पे, और वहाँ पे सब कंट्रीज़ ने मिलके रामसर लिस्ट प्रिपेयर किया था, और फिर उसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट एरिया होते हैं एनवायरमेंटल के दृष्टिकोण से उनको हम इंक्लूड करते हैं। और जो बोलीविया है, बोलीविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन, मीन्स इसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। ओके, बोलीविया। क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ओके, पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से कौन सा आइलैंड अलग करता है, तो वो है हमारा बैरियर आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा तो आपको पता है जहाँ से हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है, तो वो अलग एक आइलैंड पे बसा हुआ है, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द मेन लैंड। ठीक है, तो जो बैरियर आइलैंड है वही है सेपरेशन बिटवीन पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ओके, विच माउंटेन रेंज डज सेपरेट इटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूरोप। कौन सा माउंटेन रेंज है जो इटली को यूरोप से अलग करता है। ओके, ऑप्शंस आर आल्प्स, एपेनिस, यूराल, पायरेन्स। ओके, अब ये मैप आप देखें, ये है इटली, यूरोप में सबसे नीचे एक लंबा हिस्सा है वो है इटली। तो इटली में एक फेमस माउंटेन है वो है एपेनिस। ठीक है, तो इटली का हो गया एपेनिस। अब ये एपेनिस जाके मिलता है आल्प्स में। ओके, आल्प्स जो पर्वत है, यूरोप की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, उससे जाके एपेनिस मिलती है। तो कौन सी माउंटेन श्रृंखला है जो डिवाइड करती है यूरोप और इटली को, मीन्स अलग करती है इटली को यूरोप से, तो वो कौन सी होगी, आल्प्स। ओके, तो इसका आंसर है आल्प्स। ये मैप से आप याद रखेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है एपेनिस, वो इटली की सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन श्रृंखला है। यूराल तो आपको पता है कि
जो हमारे एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल माउंटेन, ठीक है। और जो पैरेनिस है वो फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। तो जो पैरेनिस एक माउंटेन श्रृंखला है वो नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। तो यूराल एशिया यूरोप को अलग करता है, पैरेनिस फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, एपनिस इटली की सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, आल्प्स जो है वो इटली को बाकी यूरोपियन रीजन से अलग करता है, ठीक है। इसमें पैरेनिस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैरेनिस सिचुएटेड वेयर, तो वो फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। नाउ कम्स लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो इसमें है चाइना। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोड्यूसिंग कंट्री और द कंट्री विच इज़ हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व, ये दो अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री के पास रिजर्व अगर ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन में भी लीडिंग प्लेस होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए कि कोल प्रोड्यूसर के हिसाब से तो चाइना है लीड करता है, पर अगर रिजर्व की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व, ओके। और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये कोल के कोयले की विभिन्न किस्में हैं, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे उत्तम माना जाता है, बिटुमिनस उससे कम, और लिग्नाइट सबसे कमज़ोर है, मीन सबसे लोअर ग्रेड का है लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल, जिसमें 40 to 45% ही कार्बन की मात्रा होती है, ओके। तो ये भी है। देन कम्स 70 नंबर, तालचर कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ विच रिवर? तो तालचर कोलफील्ड है जो कि ओडिशा में स्थित है। तो ये किस नदी घाटी में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है ब्राह्मणी, ठीक है। तो ब्राह्मणी जो नदी है वो महानदी जो कि ओडिशा में बहती है, महानदी ब्राह्मणी, ये जो नदियां हैं वो ओडिशा में पाई जाती हैं। और ब्राह्मणी जो नदी वो महानदी का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ओके। ये दो अलग नदियां हैं, महानदी इज सेपरेट वन, ब्राह्मणी इज ऑल्सो द सेपरेट रिवर। पर ये जो तेल रिवर है, ये तेल रिवर महानदी की सहायक नदी है, ओके। संख रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, बट दीज आर नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ब्राह्मणी जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। जिससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ होगी इस ऑप्शन के थ्रू। और ब्राह्मणी जो है वो महानदी के बाद एक इम्पॉर्टेंट नदी बनती है ओडिशा में, और ब्राह्मणी की वैली में ही हमारा तालचर कोलफील्ड है, ओके। रिवर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसको भी आप क्लियर करेंगे। देन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें है कि कर्स्क मैग्नेटिक अनोमली KMA रीजन इज इन रशिया, पिलबारा रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर आयरन ओर इन ऑस्ट्रेलिया, किरूना माइन डेडिकेटेड फॉर आयरन ओर इज सिचुएटेड इन चिली, द काराजस माइन इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न ब्राज़ील, ओके। सो ये सारे जितने भी हैं ये सब आयरन ओर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रीजन हैं वर्ल्ड के, ओके। अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन है जो कि आयरन ओर से रिलेटेड है और उनके ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कर्स्क जो है KMA वो रशिया का है, करेक्ट है। पिलबारा रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर आयरन ओर, वो भी सही है, ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा रीजन है। किरोना माइन डेडिकेटेड फॉर आयरन ओर इज सिचुएटेड इन चिली, ये गलत है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था, तो वो है किरोना। किरोना जो है वो है स्वीडन में, ओके, स्वीडन में है ये सिचुएटेड। और द काराजस जो सबसे फेमस है, सबसे बड़ा है माइन, वो ब्राज़ील में है, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सी, ओके। किरोना जो माइन है वो स्वीडन में है। और स्वीडन में आयरन ओर सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या है दिक्कत कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उतना कोल नहीं है अवेलेबल। सो स्वीडन की एक दिक्कत ये है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है आयरन ओर। तो आयरन ओर जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है तो उसमें लीडिंग है ऑस्ट्रेलिया, और हमारे भारत में ओडिशा में है सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन, और बॉक्साइट में भी ओडिशा का स्थान सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहला है, ओके।
Then comes the Machgawa mine is dedicated to which mineral? Okay, this is a mine मझगावा, वो कहाँ पे है? ये है एमपी में। ओके, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये किस माइन के लिए फेमस है? तो वो है हमारा डायमंड। ओके, तो डायमंड के लिए फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे, मझगावा एमपी, एमपी में पन्ना जगह जो कि हीरो के खादानों के लिए फेमस है, तो मझगावा माइन जो है वो डायमंड के लिए डेडिकेटेड है। क्लियर? देन कम्स खरिया ट्राइब्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट? ओके, तो जो खरिया है वो हमारे ओडिशा से रिलेटेड है। देन कम्स 21, द दशगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? तो दशगाम जो नेशनल पार्क है वो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। दशगाम का अर्थ होता है कि 10 गांव। ओके, तो जो ये नेशनल पार्क है वो 10 गांवों से जुड़ा हुआ है। मीन्स जो जिस एरिया में ये बना है वहाँ पे 10 गांव पहले थे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका नाम दशगाम नेशनल पार्क रखा गया है। और यहाँ पे सबसे फेमस जो स्पीशीज पाई जाती है एनिमल की वो है हांगुल, काश्मीरी स्टैग। ओके, जो कि काफ़ी वल्नरेबल है, तो ये भी एक फेमस स्पीशीज है जो कि इस नेशनल पार्क में पाई जाती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। देन कम्स द शोला ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, शोला ग्रासलैंड है वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ओके, तो ये भी, और ये ट्रॉपिकल माउंटेन, ट्रॉपिकल माउंटेन मीन्स रिलेटेड टू माउंटेनस एरिया। ओके, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है ये शोला ग्रासलैंड। ओके, ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया में पड़ते हैं। और माउंटेन क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेन हाइट, ओके, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के टाइप में जाना जाता है और ये वेस्टर्न घाट में बहुलता में मिलते हैं। क्लियर? Then comes 23, the area known as Table Mountain National Park sometimes seen in the news in the context of South Africa. क्यों ये फेमस इसलिए था? क्योंकि यहाँ पे पिछले साल काफ़ी फॉरेस्ट फायर हुए थे, तो ये क्वेश्चन शायद बन पाए। तो साउथ अफ्रीका है इसका सही आंसर। देन विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन यानी तट रेखा कहाँ पे है? वो है हमारा कनाडा। ओके, तो कनाडा है इसका सही आंसर। आप इस मैप में देखें तो कनाडा है पूरे वर्ल्ड में कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा। और अगर अफ्रीका की बात करें तो हमारा सोमालिया जो इधर है, एक सिंग टाइप जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सोमालिया में सबसे ज़्यादा है। और भारत की बात करें तो गुजरात में है सबसे ज़्यादा तट रेखा। और अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील के पास है सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा। ओके, so these are the thing. Then the last question is, which is the first project under the National Perspective Plan NPP? तो NPP भी आप समझेंगे कि NPP किससे रिलेटेड है? तो है हमारी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों के जोड़ने का जो स्कीम शुरू हुआ है उससे रिलेटेड, उसको हम NPP के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन शायद बने क्योंकि इस बार के बजट में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी मिली है कि हाँ ये मतलब इसको कंटिन्यू किया जाए? तो वो है हमारा केन बेतवा लिंक। केन बेतवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? वो है यमुना की सहायक नदियाँ। ओके, तो ये जो केन बेतवा है वो 2 राज्यों का उनका ये होगा, मतलब उनको फ़ायदा मिलेगा या जो भी है वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ओके, मीन्स ये जो लिंक है ये दो राज्यों को कवर करेंगे, यूपी और एमपी को। यमुना की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और 221 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस पार्ट 2। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।